देखो, जो अगला चैप्टर हमारा 6th चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट का, वो थोड़ा सा बड़ा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये छोटा सा चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है, ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल है। फर्स्ट चैप्टर में एक डेफिनेशन आपने लिखी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन अभी पहले आप मैग्नेटिक फ्लक्स की लिख लो, उसके बाद लिखवाऊंगा। तो लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स, लिख लिया तो डेफिनेशन लिखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस placed in a magnetic field is the total number of magnetic lines of forces crossing this surface normally। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था, किसी भी सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम उसे कैलकुलेट करते किसी सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई दूसरा हो, किसी टाइप का रेडिएशन हो तो उसका फ्लक्स हो जाएगा। ये बेटा ये उधर रख देना, ठीक है, ये चीज है। अब फ्लक्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई के बेस में बी लगा दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। फाई के बेस में ई लगा दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा या ई डॉट डी एस। तो यहां पर मैं ऐसे लिख के बताता हूं, वहां पे क्या होता था, फाई ई जो बराबर होता था ई डॉट ए या ई डॉट एस। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, या उस एरिया को एस से भी रिप्रेजेंट कर देते थे, और डॉट हटाते तो हम क्या लिखते हैं, कॉस, तो लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला, ये किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब यहां कुछ सेम है, ई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, मैंने कल क्या बताया था बेटा, बताओ। ई रिप्लेस करेंगे तो मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है या मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, ई को हटा के क्या आता है, बी। ई हटा देंगे तो जाएगा बी डॉट, ए की जगह तो ए ही आएगा, ए, मैंने बताया ए के प्लेस पर एस भी हो सकता है होता भी है कई जगह तो बी डॉट ए आ गया। अब इसको हम डॉट हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। अब बात कर रहे हैं इसकी यूनिट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। एरिया की क्या होगा, मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। मैंने बताया एक से ज्यादा भी एसआई यूनिट होती है, तो दूसरी एसआई यूनिट क्या होती है, और हम लिख सकते हैं वेबर, वेबर डब्ल्यू भी। वेबर को डब्ल्यू से तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे वेबर को, क्योंकि वॉट की यूनिट भी किससे होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वॉट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। पावर की यूनिट है वॉट। तो यहां पर वेबर है, अगर यहां पे डब्ल्यू करते तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। वेबर के लिए क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू और स्मॉल। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और वेबर भी लिख सकते हो। ये एसआई यूनिट है वेबर। अब इसकी सीजीएस यूनिट मैं लिख देता हूं, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट किसकी, एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो होती है मैक्सवेल, मैक्सवेल, जिसको हम mx से रिप्रेजेंट करते हैं, mx। ठीक है, ये हो गई सीजीएस। किसी प्लेयर का भी नाम है मैक्सवेल, है किसी का, किसका है, गिल्ली डंडे वाला, ऑस्ट्रेलिया का है। अच्छा चलो, मैक्स। अब अगर हम बात करें इनका रिलेशन क्या है, ऐसा ही तो हम बोल सकते हैं इस वेबर और मैक्सवेल में, वन वेबर जो है वो 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल के बराबर है। वन वेबर जो है वो 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल के बराबर।
तो 1 मैक्सवेल किसके बराबर हो गया, वो हो गया, इस थोड़ा एक्स छोटा रहना है, 1 मैक्सवेल हो गया 10⁻⁻8 वेबर। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो, एसआई को हम जनरली सीजीएस में नहीं कन्वर्ट करते, क्योंकि एसआई में दे रखा है तो न्यूमेरिकली हम 98% एसआई में करते। कोई कोई न्यूमेरिकल होता है जिसमें पूरी की पूरी जितनी फिजिकल क्वांटिटी सब सीजीएस में दे रखी तो सीजीएस में कर दिया, तो वो कितना परसेंट हुआ मैंने बताया, 2-3% मुश्किल से। 98-97% हम क्या करते हैं, ऐसे ही सिस्टम में न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमें कन्वर्ट करने की किसको जरूरत पड़ती है, अगर कोई सीजीएस सिस्टम में तो उसे एसआई में करना है, पर जो ऑलरेडी एसआई में है उसे हम सीजीएस में क्यों कन्वर्ट करेंगे। तो हमें अगर कभी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो इस मैक्सवेल को वेबर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया, वेबर में दे रखा है तो वो तो ऑलरेडी एसआई है, तो हम उसको क्यों कन्वर्ट करेंगे मैक्सवेल में। तो ये याद रखना, नोट कर लो। अच्छा एक चीज और मैं इसमें बताता हूँ, रुक जाना अभी, उसके बाद नोट करना। देखो क्या होता है, जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों तरीके का हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों तरीके का हो सकता है। कैसे, कुछ देर कॉपी निकालना, दूसरी पतली निकालना, जरा मोटी मत निकालना। हाँ चलो कुछ वैसे नहीं। देखो जैसे बेटा ये समझो, ये कोई शीट है या कोई सरफेस है, चलो इस सरफेस से मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है। पहले तो एक चीज समझ लो, एरिया वेक्टर का मैंने कॉन्सेप्ट बेटा फर्स्ट चैप्टर में बताया, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे ये हमने डस्टर ले लिया, इसके 6 सरफेस हैं, एरिया वेक्टर की बात करोगे तो टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे, यानी कि एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इससे दूर जाता हुआ, इस सरफेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इस सरफेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इस सरफेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर। देखो एरिया वैसे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कई जगह उसको वेक्टर ले रखा। तो जब उसे वेक्टर लिया, क्योंकि मैंने बताया भी था रीजन क्यों वेक्टर लेना है, किसी चीज को स्केलर है तो उसे क्यों वेक्टर बनाए, कोई ना कोई तो अपना मतलब हो गई, ठीक है, उसमें कुछ चीज समझाना है, कुछ समझाने में आसानी होती है, समझने में, इसलिए उसके एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीज समझो कि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल ये सरफेस है, इसका एरिया अगर निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दो, वो तो एरिया आ जाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं एरिया वेक्टर तो उसमें 2 चीजें होती है, उसमें डायरेक्शन भी होता है। जब कोई कहता है इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन हम बताते हैं इस सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इससे दूर जाता है, तो वो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। और एरिया कैसे निकालेंगे, वो वही मेथड अपनाएंगे जो आपने 10th तक आज तक पढ़ा है किसी भी चीज। देखो 10th तक की जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें कोई चेंज कभी नहीं, वो वैसे ही रहती है, और उसको हमें ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वही यूज होती है सारी कैलकुलेशंस में, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो ये शीट है, अब इस शीट से क्या है, इसका एक ये सरफेस है, ये सरफेस है, अब मैग्नेटिक लाइन बेटा ऐसे पास हो रही है, अब मैग्नेटिक लाइन यहां से निकली, अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर हुआ, इस तरफ, मैग्नेटिक लाइन भी इधर ही जा रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1। तो अगर हम यहाँ पर cos 0 की थीटा, जो थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह मैं 0 पुट कर दूं तो आ जाएगा cos 0। देखो एक चीज समझ लो, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। बात समझे, अब इसी के अकॉर्डिंग समझो। अब क्या होगा, हमने कहा ऐसी शीट रखी है, मैग्नेटिक लाइन से पास हो रही, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक लाइन भी इधर जा रही, इससे पास होकर क्रॉस करके, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों भाई, बी की वैल्यू होगी, कुछ लिखेंगे, इस सरफेस का एरिया, एरिया वही लगाना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और थीटा कितना ले लेना है, 0, 0 ले लिया तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, थीटा 0, cos थीटा 0 नहीं कहते, थीटा 0 का मतलब cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1। अब क्या होता है, मान लो ये थीटा जो है यहाँ पर 90 हो जाए, तो 90 कैसे होगा, मान लो ये शीट ऐसे हो जाए, अब इसके इस साइड का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, या इस साइड के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मेरी तरफ, इस साइड के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपकी तरफ, इस साइड के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मेरी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब बी और एरिया वेक्टर के बीच में चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, एंगल कितना बन गया, 90। तो क्या इस शीट से कोई भी लाइन ऐसे पास हो रही, नहीं हो रही,
एक लाइन यहां से टच करती हुई निकल जा रही है, एक लाइन यहां से। इस शीट से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा। थीटा यहाँ कितना है 90। आप थीटा की वैल्यू जब 90 पुट करोगे तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तभी ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, फ्लक्स हो जाएगा 0। समझ आएगी बात। अब जैसे ये शीट रखी है, अब इस साइड की बात कर ले रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ऐसे घुस रही है, इस साइड का एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, इस साइड का एरिया वेक्टर इधर होगा, इस साइड का एरिया वेक्टर इधर जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 180। 180 जैसी हो गया तो cos 180 वैल्यू -1। आप इस की जगह -1 लिखोगे तो b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, a की वैल्यू पॉजिटिव, पूरा टर्म हो जाएगा नेगेटिव। तो फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम फर्स्ट चैप्टर में है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों तरीके को होता है। बस फर्क ये होता है वहां पर E a cos थीटा लिखा होगा, यहाँ पर B a cos थीटा लिखा होगा। समझ में आ रही बात। तो ये छोटी सी चीजों का एक फॉर्मूला था। अब इसके ये नोट कर लिया, चलो नोट कर लो। इसके बाद ये जो चैप्टर का नाम है ना, उसी की डेफिनेशन लिखवाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट होगी, पूरे चैप्टर में यही चलती रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। तो इसको नोट कर लो और इसके बाद लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चीज को, इस डेफिनेशन को मैं अभी, इसके आगे का एक टॉपिक है उसमें है फैराडे का एक्सपेरिमेंट, तो वो मैं आपको फैराडे के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन समझाऊंगा। तो आपको ये भी समझ में आएगा इस डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, और आपको ये भी समझ में आएगा कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। और फिर फैराडे के 2 लॉ हैं, वो 2 लॉ लिखवाएंगे। समझ में आया। तो फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, तो ये डेफिनेशन में उसी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। पहले एक चीज समझ लो, उसमें जो एक वर्ड आया कि एन ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो बच्चों एक चीज समझना कि जैसे आपने कोई कंडक्टर लिया, कोई वायर लिया, आपने कैसे करके बेटा वायर ले लिया, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये सिलेंडर जैसे शेप का ये एक वायर ही है, तो इसमें बहुत सारे जब फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी क्या अगर हम इसे छूते हैं तो हमें करंट लगेगा, नहीं लगेगा। इस वायर को छू लो, कोई रॉड रखी है लोहे की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आप उसे छू लो तो करंट लगेगा। इलेक्ट्रॉन तो उसमें मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं जा रहे। वो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ चला गया, फिर टकरा गया, यहाँ गया, फिर इसी तरफ चला गया, कोई इधर वाला इधर जा रहा है, कहीं इधर वाला इधर जा रहा है, इस तरीके से चल रहा है। समझ में आया। जैसे कहीं पर कोई कहता है, जैसे कोई मार्केट में चले, किसी ने कहा बॉम्ब है, बम फटने वाला, सब इधर उधर भाग रहे हैं, पता नहीं चल रहा कौन कहाँ भाग रहा है। वही सिचुएशन, इधर उधर सब चल रहा है। अब क्या होता है, हमने इस कंडक्टर से कोई बैटरी या सेल लगा दिया, मान लो कोई सेल लगा दिया। जब ये सेल लगा दिया तो इसने, सेल ने क्या करा, इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ डेवलप कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जो भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन सारे इलेक्ट्रॉन पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। डेफिनेट डायरेक्शन में फोर्स क्या भाई, एक सिंपल से आप ये समझ सकते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रही, तो इस फोर्स को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया। उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ही ये मूव करेंगे। जब ये इधर मूव करेंगे तो आपको पता है कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट चलता है। मैंने 3rd चैप्टर में आपको बताया डिफरेंस, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में डिफरेंस क्या होता है। वो बात दूसरी साफ हो गया, हम लोग कुछ बचा है, याद है तो ठीक है, सही। मैंने डिफरेंस बताया था कि कन्वेंशनल करंट क्यों क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट की क्या होता है। मैंने ये भी बताया था कि भैया करंट की डेफिनेशन की अगर कोई बात करोगे तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज के फ्लो को बोल रहे हैं करंट। और चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है, चार्ज तो बी से ए की तरफ जा रहा है, और करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी की तरफ। बात समझ में आया कि करंट तो जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, आप डेफिनेशन के हिसाब से बोल रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर ये तो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट का भी डायरेक्शन इधर ही मानना चाहिए।
तो वो उस चैप्टर में मैंने आपको रीजन उसमें बता दिया था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसका डायरेक्शन इधर माना है। समझ में आया? तो उस पर तो खैर डिस्कस नहीं कर रहे, ये इतना समझ में आया। अब क्या होता है, ये मैंने बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वो मैंने बता दिया। समझ आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक। अब देखो फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया और उससे आप इस डेफिनेशन को कैसे समझोगे। फेराडे ने क्या किया, एक कॉइल ले लिया, एक सिंगल तार जैसा ले लिया, तार का ऐसा करके ले लिया और इसमें लगाया उसने एक गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का खास बात पता क्या है, गैल्वेनोमीटर बेटा बताओ क्या मेजर करता है, करंट या वोल्टेज है? गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है बताओ शिवानी, क्या था बताओ है? कौन सा मेजर करता है? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ध्यान सुनो। हाँ तो बस यही बोलना है, तुम्हें यही बोलना है जो मैं क्वेश्चन मैंने जब पूछा कि गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, आपको क्लियरली बोलना है वो कुछ मेजर नहीं करता है, क्योंकि करंट मेजर करता, एम्पियर मीटर वोल्टेज मेजर करता, वोल्ट मीटर, तो गैल्वेनोमीटर कुछ मेजर नहीं। गैल्वेनोमीटर मैंने उस दिन एक एग्जाम्पल ही बताया था, आप भूल जाते, मैं कितने एग्जाम्पल दिए। मैंने कहा एक ऐसा चौकीदार जो अनपढ़ है, अब कोई आया अब वो चला गया तो क्या कहेगा मालिक से, साहब कोई आया था। बोले कौन आया था? बोले जी नहीं पता कौन आया था कोई। उसने ये बता दिया कि कोई आया था, अब वो कौन था, और जो पढ़ा लिखा होगा वो थोड़ा क्या करेगा, भाई चौकीदार में थोड़ी सब अनपढ़ ही हैं, वो कहेगा सर आपका नाम बता दिए, मैं नोट कर लेता हूँ, आप कौन है कहाँ से आए मैं बता दूंगा। तो वो पढ़ा लिखा हो गया, और अनपढ़ का भाई आया था, कौन आया था कुछ नहीं पता है वो, ठीक है, क्या काम आया बोले ये भी नहीं बताया, कुछ नहीं पूछा ही नहीं मैंने, वो आपको पूछ रहा था, मैंने कहा नहीं है। तो वही चीज समझना, गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, ये कुछ नहीं, ये इसमें करंट जाएगा तो न्यूट्रल डिफ्लेक्शन देगी, तो इससे ये पता चल जाता है कि सर्किट में करंट है, सर्किट में वोल्टेज है, कितने हैं वो कुछ नहीं। उसके लिए दो हमारे पास अलग सेपरेट डिवाइस है, लेकिन इसको क्यों यूज करते हैं, इसके दो कारण हैं, दो रीजन इसके यूज करने के ये हैं। सबसे पहला रीजन है ये बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये, आपकी घड़ी में कोई सेल लगा है वो वीक हो जाए, तो आप जाओ घड़ी स्लो हो जा रही तो आपके लिए बेकार हो गया। छोटा सेल लगा होता है, बटन सेल बोलते हैं, 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का हो सकता है कि अलग अलग घड़ी आ रही है अलग, 90% जो होता है वो 1.5 वोल्ट का ही होता है, उसमें 1.5 वोल्ट का लगा होता है, कैलकुलेटर में 1.5 वोल्ट का लगा होता है, अधिकतर जो बटन सेल होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। एक से ज्यादा लगे होते हैं, कोई एक से काम कर देती है, कोई ज्यादा से कर देती है, वो अलग चीज है, मतलब होता है वो 1.5 वोल्ट। तो वो सेल जो आपका वीक हो गया, वीक सेल को आप निकालना, गैल्वेनोमीटर के दो ऐसे करके, गैल्वेनोमीटर जो होगा ऐसे डिवाइस होगा, उसमें ऐसे निडल लगी होगी, ऐसे करके मार्क होगा, यहाँ 5 10 ऐसे लिखा होगा, इधर पर दो मार्क, उसमें दो तार निकले होंगे, एक पर प्लस लिखा होगा, एक पर यहाँ माइनस। अब आपने क्या करा, उस ये जो उसकी दो टर्मिनल दो प्रॉप्स है, जैसे उस सेल के प्लस माइनस से लगाओगे, जो वीक सेल है, जो आप दुकानदार कह रहे हैं ये तो बेकार होगा फेंक दो, आपने कहते फेंक दो, उसमें टच करोगे एकदम निडल भागे। तो सोचो जो वीक था उसमें थोड़ा सा वोल्टेज होगा, थोड़ा सा करंट, उससे वो निडल तेजी से भाग रही है। उसी सेल को आप वोल्ट मीटर से लगा तो हिलेगी नहीं। घर में 2-4 वोल्ट आ जाए ना तो स्टेबलाइजर का जो वोल्ट मीटर होता है उसकी निडल नहीं हिलती है 2-4 वोल्ट में। समझ में आ रहा नहीं आया? तो ये चीज है, तो ये बहुत सेंसिटिव है। दूसरी इसकी क्वालिटी जो एक बिल्कुल यूनिक है वो ये है कि अगर मान लो करंट इधर से इधर गया तो निडल इधर जाएगी, अगर करंट इधर से इधर चलने का निडल इधर जाएगी। तो इससे खास बात ये बदल, इस सर्किट में अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये गैल्वेनोमीटर बता देगा कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। पर ये चीज जो होती है वो दूसरे वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर में नहीं होती। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन भी बता रहा है, भाई निडल अभी इधर जा रही है, अभी इधर जाने लगी। जैसे निडल का डायरेक्शन चेंज होगा हम समझ जाएंगे सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। बिल्कुल सिंपल है, करंट अगर ऐसे जा रहा है निडल इधर गई, अगर करंट ऐसे जाने लगे तो निडल इधर जाने लगी। ये चीज समझ में आई? ठीक। अब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, फैराडे ने ये करा, उसने एक मैग्नेट लिया। ये जो मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहे हैं। ये हो गया सर साउथ या नॉर्थ, साउथ भी यहाँ रख सकते हैं, नॉर्थ यहाँ रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि उसको घुमा दिया तो हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंज आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट वैसे ही रहेगा। इससे निकल रही है मैग्नेटिक लाइन। अभी इसमें कोई मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल से टच नहीं हो रही या कॉइल से पास नहीं हो रही। देखो हम कहेंगे whenever the magnetic field linked with the coil, linked का मतलब है यहाँ पर टच होना, उससे छू जाना, उसके अंदर से पास हो जाना, कुछ भी भाषा।
वहां पे क्या लिखा है, लिंक्ड। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, जब मैग्नेट रखा, मैग्नेट उस कॉइल के पास रखा, अब लगा दी गैल्वेनोमीटर। कॉइल है क्या, जैसे तार की बनी हुई है कॉपर के तार की, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। कोई ऐसा नहीं कोई नया सिस्टम है, कोई बहुत कर्री चीज है, सीधा एक ऐसे सिंपल तार है कॉपर का, गैल्वेनोमीटर से लगा है, इधर मैग्नेट ले लिया। उन्हें जैसे ही मैग्नेट को पास ले गए तो गैल्वेनोमीटर की निडल झटका दिया, जैसे पास ले गए। फिर जब पीछे ले गया है तभी दूसरी तरफ भागी, मतलब जैसे ही आप पास ले गए तो उसने एकदम डिफ्लेक्शन दिया और एकदम जीरो पे आ गई, पीछे ले गए फिर डिफ्लेक्शन दिया फिर जीरो। अब ये जैसे ही आप मैग्नेट को पास ले गए, डिफ्लेक्शन दिया और फिर जीरो पे इसलिए आ गई क्योंकि आप मैग्नेट को पास ले जाके रुक गए, पास ले जाके रुक गए। फिर आप पीछे ले गए तो फिर उसने डिफ्लेक्शन दिया, फिर इससे ये पता चला कि जैसे ही मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जा रहा है। तो करंट क्यों इंड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेशन ये कहती है व्हेनेवर द, अब इसमें एक चीज है, जब ये मैग्नेट दूर था तो एक भी मैग्नेटिक लाइन पास नहीं हो रही, जब आप इस मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल से टच करेगी उनकी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर उसके जब आप रुक गए, अब बात समझना, आप रुक गए मैग्नेट लेकर तो बहुत सारी अब मैग्नेट ऐसे ले लिया और ये कॉइल है हमारी, अब इससे मैग्नेटिक लाइन निकल रही है, ये तो परमानेंट मैग्नेट है तो निकालता रहेगा ना मैग्नेटिक लाइन। अब ये मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल से टच हो रही है, तब कुछ नहीं होगा, तब कुछ नहीं होगा। वो जो मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस हो रही है और इस कॉइल से टच हो रही है उनमें वेरिएशन आना चाहिए। वेरिएशन कैसा, मैग्नेट दूर था, जैसे ही पास ले गए तो पहले तो एक भी मैग्नेटिक लाइन पास टच नहीं करी, जैसे आप पास ले जा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ती जा रही है, हमने तो उसमें सिर्फ 4 ही बना दी, तो बढ़ती जा रही नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन की, जितना पास ले जाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन उस कॉइल से टच होगी। जैसे कोई हीटर रख लो दूर, अपन सर्दी में रख लिया उसमें कुछ लग ही नहीं रहा है, अब जैसे जैसे पास लेके आते जाओगे तो उसमें से जो हीट वेव्स निकल रही होंगी उसमें से वो आपकी बॉडी से टच करेंगे, जितना पास लाओगे उतना ही हीट रेडिएशन आपकी बॉडी में ज्यादा जाएगा, उससे आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा पास बैठ नहीं सकते। बात समझ आ रही है, लेकिन दूर से क्या हो रहा है, मान लो आपने बहुत दूर रख दिया तो कुछ तो लग रहा है, बोले यार थोड़ी थोड़ी तो हीट आ रही है, कुछ हीट इधर जा रही है रेडिएशन, कुछ हीट रेडिएशन इधर। अब जैसे जैसे अब जो रेडिएशन ऐसे करके जा रहा, अब पता चला यहाँ से निकला, ये जगह हीटर रखा, मैंने ऐसे करके हीटर रखा, इसका ऐसे रेडिएशन निकला, वो ऐसे एक्सपेंड हो रहा। अब आप बिल्कुल पास खड़े हो गए तो सारा का सारा रेडिएशन, मतलब 100% तो नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम रेडिएशन आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको ज्यादा हीट लगेगी। तो ऐसी जैसे मैग्नेट को पास ले जाते हैं तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन से पास हो रही उनकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन आता है, मतलब इसमें से जो निकल रही है वो तो उतनी निकलती रहेंगी, लेकिन वो जो इससे टच कर रही हैं उसमें वेरिएशन आ जाता है कि वो बढ़ने शुरू हो जाती हैं। फिर जैसे आप पीछे ले गए तो उनमें कम होना शुरू हो गए। तो जैसे इसको बोलते हैं कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज, इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है जब भी उसमें चेंज आएगा इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, एक फोर्स। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब एक फोर्स डेवलप होगा तो वो फोर्स किस पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर, जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये ही डेफिनेशन है, ये एज इट इज लिखवाइए मैंने, क्या लिखवाया, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूसेस इन अ कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच करंट इंड्यूस इन अ कॉइल। अब इसमें बात आती है कि भाई करंट इंड्यूस होगा तो होगा कैसे, तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही ये कॉइल इधर गई, मतलब नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ले गए, तो यहां पर क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल अगर मैं एन बना दूं तो करंट कैसा फ्लो करेगा, इस तरह। उन्होंने देखा कि जब नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ले गए तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लगा। पॉइंट समझना, यानी कि नॉर्थ पोल को ले गए तो कॉइल में भी नॉर्थ पोल बन गया। एक बात मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया बेटा, ये समझ लो इस तरीके से, दो सर्कुलर लूप है, इसमें एक में हमने बनाया एन, जैसे एन बनाएंगे यहाँ एरो लगाएंगे, यहाँ एरो लगाएंगे, यहाँ एरो और यहाँ, ऐसी एस बनाएंगे तो यहाँ एरो, तो यहाँ एरो, यहाँ एरो, एरो। तो हमने बताया कि अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट ऐसे गोल गोल फ्लो करता हुआ दिखे तो समझ लेना, सॉरी इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, तो समझ लेना वो साइड नॉर्थ पोल है, यानी कि इससे मैग्नेटिक लाइन निकल रही होंगी। और अगर किसी कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता तो वो साइड क्या है, साउथ पोल। तो अगर कोई सी सर्कुलर लूप में, अभी आप इस वाले को देख रहे हो, इसमें लग रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरी साइड से पता क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे मैं हाथ हिला रहा हूं, अभी कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है,
लेकिन मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है, लेकिन मैं अगर इधर से देखने लगूं तो मैं कहूंगा अरे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा हूं। अब मैं इधर से देख रहा हूं, मैं तो हाथ वैसे ही घुमा रहा हूं। तो अगर एक साइड से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज लगेगा, एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक साइड नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करे तो उसकी दूसरी साइड साउथ पोल। तो एक सर्कुलर लूप जो होती है वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगती है, उसकी एक साइड नॉर्थ बन जाती है, एक साइड साउथ। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकलती है ऐसे घूम के साउथ, मतलब ऐसे सर्कुलर लूप है। तो आपके साइड जो हो गई नॉर्थ हो गई, मेरी साइड साउथ हो गई। तो आपकी तरफ से मैग्नेटिक लाइन निकलेगी, घूमकर स्क्वायर में घुस जाएंगे, सर्कुलर लूप इस तरीके से। बात समझ आ रही है? करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो अगर कर रहा है तो नॉर्थ पोल जैसा बन जाए, क्लॉकवाइज बनना है साउथ। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे इस मैग्नेट के नॉर्थ को इधर ले गए तो इसमें तो नॉर्थ पोल बन गया। तो नॉर्थ पोल बना यानी कि इसमें करंट ऐसे फ्लो करने लगा, जो ऐसे फ्लो करने लगा डिफ्लेक्शन हो गया इधर। अब जैसे ही मैग्नेट को पीछे ले गए तभी इधर कैसा बन गया, साउथ पोल बन गया। अब साउथ पोल बन गया, अब करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया इधर, अब करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, अब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया इधर। इतनी बात आ गई समझ में? अब अगर कंटिन्यूअस कोई मैग्नेट को आगे पीछे ले जाता रहे तो ये गैल्वेनोमीटर की निडल इधर उधर डिफ्लेक्शन देती। तो फैराडे को ये मतलब फैराडे के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि उन्होंने कहा कि जब किसी कॉइल से जो मैग्नेटिक लाइन टच हो रही उनमें वेरिएशन आएगा तभी उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, अब तभी करें। अगर एक बात बताऊं, अगर सिर्फ इतना हो जाता ना कि एक मैग्नेट को कॉइल के पास रख देते और उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता तो समझ लो सब समस्या खत्म हो जाती है, पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत ही नहीं है। ये पेट्रोल डीजल की एक बात सोच रहे हो, पूरी दुनिया में कुछ सेलेक्टेड देश ऐसे हैं जिनके पास पेट्रोल डीजल है और उनके यहाँ कुछ नहीं है देखा जाए, मतलब उनकी इकोनॉमी अगर देख रही तो सिर्फ पेट्रोल, और पेट्रोल डीजल से पता कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी है। अब अंदाजा लगाओ कि अगर हमारे यहाँ का जो है क्या कहते हैं, उनके यहाँ का 1 रुपया जो है अगर यहाँ पर आ रहा है तो 20 रुपये, यानी कि 20 गुना वो हमसे ऊपर है। सिर्फ एक चीज, हमारे यहाँ कितनी चीजें हैं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, दूसरी भी चीजें निकलती हैं जैसे कोल है, और भी चीजें हैं बहुत सारी, जैसे मसाले हैं इंडिया में बहुत सारे। आपने देखा होगा वो वास्को डी गामा आया था, कितने मसाले ले गया, कितने करोड़ों, पता नहीं जितने जहाज लेके आया था उससे भी ज्यादा उन्होंने कमा लिया, ठीक है, साउथ में पहुंचा। इतनी चीजें होने के बाद भी उनके पास एक चीज है, वो तो ऐसा लग रहा है यहाँ पूरी दुकान लेके बैठे, वो तेल लेके खड़े होगा, लो बोले तुम सब ले आओ, जब मैं तो तेल दूंगा अकेला। और दिक्कत क्या है, और वो कुछ ही देश हैं जहां पर हो रहा है। अब एग्रीकल्चर में क्या बहुत सारे देश हैं, किसी में कुछ होता है किसी में कुछ होता है, तो वो उनके लिए ऑप्शन ज्यादा है। उनके पास अभी देखो जितने भी डेजर्ट के हैं, ये कुवैत इराक, इधर कुछ कुछ नहीं होती, समझ लो दो एक समझ लो खजूर जरूर हो जाती है, और फसल के नाम पे तो समझ लो थोड़ी बहुत जगह ऐसी है जहाँ थोड़ी बहुत हो जाती है कोई खेती, वरना खेती के नाम पे तो समझ लो बिल्कुल जीरो है। अगर मान लो कहीं पर 5% या 10% हो भी गई किसी एरिया में तो कितनी मानी जाएगी? किसी बच्चे के 10 नंबर आ गए 100 में तो वो बोलेगा मेरा 10 नंबर 10 लेके आ गया, कभी नहीं बोलेगा 10 नंबर लाया, ठीक है। तो वैसे ही है, लेकिन क्या है वो जो उनका जो तेल हो रहा है वो पूरी दुनिया में हर देश में नहीं हो रहा है, इसीलिए उनकी इकोनॉमी, ईरान हो गया तो तेल, ईरान पे तो खैर दूसरी भी चीज़ होती है थोड़ी सी, लेकिन कुछ तो कंट्री ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल टोटली तेल के अलावा कोई मटेरियल ही नहीं है, वहाँ पर खेती वेती के नाम पे भी कुछ नहीं है वो। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर वो जो है वो सारी डिपेंडेंसी हमारी उन्हीं पे हो गई है। अब मान लो कोई 25 लाख कार लाया, 50 लाख की लाया, और कोई कह रहा तेल नहीं मिला है तुम्हें, तो वो तो कबाड़ा हो गई। अरे करेगा क्या उसका? अगर मान लो पेट्रोल डीजल वाली है अब वो तेल नहीं है, या तो फिर वो कहे मैं इलेक्ट्रिक वाली ले आऊंगा, तो इलेक्ट्रिक वाली में भी अगर इनडायरेक्टली देखो तो कई जगह तो इलेक्ट्रिक प्लांट भी तेल डीजल से चल रहे हैं, बताओ चार्ज तो तभी होगी। ये है। अब चलो कहीं पर ऐसे हाइड्रोस्टैटिक प्लांट हैं पानी से बनने भी सही, लेकिन उनकी मुझे लगता है, और मुझे लगता है थोड़े जो देश है तेल हो कितना रहा, पूरी दुनिया में तेल सप्लाई करे पड़े, हर आदमी तेल मतलब यूज ही कर रहा, पेट्रोल छोटी बाइक बड़ी बाइक हर चीज में तेल ही इस्तेमाल करे पड़े। अब वो अकेले जो 8-10 देश निकलेंगे मुश्किल से, वो पूरे समझ लो 200 देश अगर हैं तो 190 को तेल प्रोवाइड करे पड़े हैं जबरदस्त तरीके से। तो लेकिन क्या है कि वहां पर वो जो उनके पास मटेरियल है वो सबके पास नहीं है यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसा हो जाता कि ये मैग्नेट रख देते, कॉयल रख देते और उसमें मैग्नेटिक फील्ड टच होती रहती और उसमें करंट बनता रहता तो सब खत्म, फिर तेल की कोई जरूरत नहीं थी। फिर तो क्या कहते, मैग्नेट रखते कॉयल रख देते। अब जैसे हम लोग जनरेटर लेके आते, जनरेटर में कॉयल लगी होती है, तो जनरेटर में, अब मैं बताऊंगा बात, तो जनरेटर का
इंजन हमारा डीजल किसमें पड़ता है? इंजन में। जनरेटर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंजन, इंजन वो जो एग्रीकल्चर में यूज, आपने देखा खेत होता है पानी लगाने के लिए यूज होता है, गन्ने के जूस वाले चलाते हैं, ठीक है, वो इंजन हो गया। एक होता है डायनमो, तो उस डायनमो को घुमाना है, जब डायनमो घुमाएंगे तब करंट बनेगा। अब डायनमो घुमाने के लिए क्या चाहिए? उन्होंने इंजन लगा दिया। अब इंजन को चलाने के लिए क्या करना है? उसमें डीजल डालना। अगर ऐसे करते ना, कोई जैसे शादी बारात हो रही है और मान लो डायनमो रख ले, और कहे जो आया रिश्तेदार का जैसा 5 मिनट जैसे चलाना रिश्तेदार जैसे देखा काम में तबियत ठीक नहीं, मैं घर जा रही हूँ, वो भाग जाए, क्योंकि 2 मिनट में तो पसीना, इंजन स्टार्ट करते हैं, अगर ज्यादा देर को स्टार्ट नहीं हो रहा हो और कोई 2-4 बार घुमाना पड़ जाए तो उसी में पसीना आ रहा है, और उसे 10-15 मिनट चलाए, बोले ऐसा लाइन लगवा देता हूँ, 5 मिनट तुम चलाओ, 5 मिनट है, एक भी नहीं मिलेगा 5-10 मिनट के बाद सबको भाग जाओ उधर से वारिस। तो उसको क्या, उसे घुमाना है। अब वो घुमाने के लिए इंजन चलाना पड़ता है, इंजन डायनामो घुमाता है, वो इंजन के लिए डीजल चाहिए। अगर ये काम हो जाता कि सिर्फ मैग्नेट को कॉइल का रख देते और मैग्नेटिक लाइन टच होती रहती और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती रहती, करंट इंड्यूस होता, तो फिर किसी तेल इसकी समस्या सब खत्म हो जाती, फिर तो इंडिपेंडेंसी आ जाती, फिर तो सब जगह जनरेटर, हर आदमी घर पे जनरेटर चल रहा होता, वो डायनमो ला के रख लेता, और है क्या, तो डायनमो होता, वो बिजली बनाता रहता। तो ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या करना है, ये जो मैग्नेट पास जाएगा, दूर जाएगा, तो ये फ्लक्स चेंज आएगा, यानी कि वर्क डन होगा। जब वर्क डन होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कहते नहीं, डेफिनेशन है। तो वर्क डन होगा, तो जब एनर्जी होगी तभी तो वर्क डन होगा, तभी तो ये पेट्रोल और डीजल ये सब एनर्जी के सोर्स है। क्यों? ये जल रहे हैं तो एनर्जी तो जनरेट कर रहे हैं, जल ही तो रहे हैं उसमें, और क्या कर रहे हैं, इंजन में जा रहे हैं तो उसमें जल ही रहे हैं वहां पे। अब इसमें एक चीज समझना बेटा, ये जो इसमें जो डेफिनेशन लिखवाई कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, तो इस फ्लक्स में जब भी चेंज आएगा, अब ये फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ये बी पे डिपेंड कर रहा है, ए पर कॉस थीटा। देखो ये जो एग्जांपल हमने बताया या जो समझाया, ये समझ लो इसमें बी में चेंज आ रहा है। बी क्यों चेंज आ रहा है? भाई आप मैग्नेट को पी दूर ले जा रहे हैं, पास ले जा रहे हैं, तो इससे जो मैग्नेटिक लाइन टच कर रही है उनमें चेंज आया ना, तो ये तो एग्जाम्पल ही मान सकते हो बी का चेंज हो, मतलब बी में वेरिएशन आ गई। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड वो तो बी फिक्स है, उसे समझो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, लेकिन जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन इससे टच हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड इससे टच होगी, उसमें तो चेंज आ रहा है ना, पास ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है एरिया वाला। एरिया का इसके बाद एक डेरिवेशन कराएंगे मोशनल ईएमएफ का। उसमें क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर लूप होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी इस तरीके की, ऐसे करके इस तरीके से, और उससे क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे हम। तो इसमें जब हम ऐसे बेटा स्लाइड करेंगे ना, तो ये एल ले लेंगे एक्स, तो अगर आप इस रॉड को इधर ले आए तो पहले इतना एरिया था, जब रॉड को आप इस जगह से इधर ले आए तो कितना एरिया रह जाएगा, तो हमारा लगभग इतना एरिया रह जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है उसकी स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, एरिया कम हो जाएगा। जब एरिया कम होगा तभी पाई में चेंज आएगा। एक एग्जांपल हो गया ये आपका, जिसमें बी में थोड़ा चेंज आया, जी वाला कराएंगे तो उसमें एरिया में चेंज आएगा। और जो कॉस थीटा, अब कई जगह क्या होता है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना एरिया चेंज होता है। कॉस थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, जब ये चेंज होगा तब फाई चेंज होगा। और इसका एग्जांपल है आपका डायनमो। डायनमो में क्या होता है, एक कॉइल लगी होती है, उसे आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। लोहे के फ्रेम पर जब किसी कॉपर के वायर को लपेट देते हैं, उसका पैटर्न होता है, तो उसे आर्मेचर बोलते हैं। अब जैसे पंखा है, सीलिंग फैन चल रहा है, इसमें भी एक लोहे का ऐसे खोलोगे तो एक रिंग जैसा होगा, कांटे कांटे जैसे लगा होगा, उस पर कॉपर का वायर लपेट रखा होता है, तो उसे भी हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। कॉइल जब बोलते हैं वर्ड, तो सिंपली कॉपर के वायर का बंडल हो गया। और आर्मेचर कॉइल हो गया तो उसके लिए एक फ्रेम होगा, उस फ्रेम पर उस कॉपर के वायर को लपेट रखा होगा, तो वो आर्मेचर कॉइल कहती है। तो उसमें क्या होगा, जो डायनमो होता है उसमें एक आर्मेचर कॉइल होती है, उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट होते हैं। अब ना तो उस आर्मेचर कॉइल का एरिया चेंज होता है, ना ही उस परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में चेंज आता है। तो जब हम इंजन चलाते हैं तो डायनमो के अंदर वो जो कॉइल होती है वो घूमने लगती है, इंजन जो होता है तो घुमाता है, जब वो घुमाता है तो वहां पर चेंज होता है थीटा, यानी कि ये थीटा जो बी और ए के बीच का एंगल है, जब ये चेंज होता है तभी उस कॉइल में जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसमें चेंज आ जाता है। और जहां भी फ्लक्स में चेंज आएगा वहां पर एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, ईएमएफ डेवलप हो जाएगी तभी इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है, जब भी इस फाई में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और उसके रिजल्ट से करंट इंड्यूस होगा। और फाई में कैसे चेंज आएगा, फाई तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अगर बी में चेंज आया तो हम बोलेंगे फाई में चेंज आ रहा है, ए में चेंज आया तब बोलेंगे फाई में चेंज आया, और बी ए हमारा हो गया फिक्स, लेकिन इन दोनों के बीच के एंगल में चेंज आया तब हम बोलेंगे फाई में चेंज आ रहा है।
बात समझ आ गई? तो ये मैंने बता दिया। अच्छा एक चीज क्या है, अगर बेटा आप साउथ पोल को इसके पास ले जाते, जैसे मान लो कई बार बच्चों को क्वेश्चन आता है ना कि उन्हें लगता है कि भाई ऐसा करिए, नॉर्थ को ले गए, इसको हटा दें, इसको मैं भी हटा रहा हूँ, कि अगर उन्हें लग रहा है कि भाई ऐसा कर रहे हैं हम यहाँ पे साउथ, यहाँ नॉर्थ ले रहे हैं, हाँ तो जब आप साउथ को बेटा इधर ले जाओगे ऐसे करके, तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। पहले मैग्नेट के साउथ को ले जाओगे, साउथ बन जाएगा। अब जब इसको दूर ले जाओगे तभी तुरंत कैंसिल, कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, नॉर्थ। अब ये पोल बन जाएगा, इसका मतलब जानते हो क्या है, मतलब पोल बन जाने का मतलब करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, यानी कि साउथ आप इधर ले गए तो साउथ बनने का मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप इसे दूर ले जाओगे तभी जब ये नॉर्थ बनेगा तब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लगेगा। एक बार में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता आप कह रहे हो क्लॉकवाइज भी चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। करंट है एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ये दे देना, ठीक है।